हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। तो आज का जो फ्रेंड हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देखेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि मैंने ग्रंथि के बारे में पढ़ाया था। तो एक थी अंतःस्रावी, एक थी बहिस्रावी और एक मिश्रित। तो वह जो बहिस्रावी थी, अंतःस्रावी कंप्लीट हो गई हैं। आज देखते हैं बहिस्रावी के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती हैं। ओके, और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ चैनल को अब जो है आप सब्सक्राइब तो कर लें और लाइक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, और शेयर करते हैं ताकि और अच्छे लोग जुड़ सकें। उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे हमारा। तो लिखा है बहिस्रावी ग्रंथि जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। लिखा ऐसी ग्रंथि जिसमें नली होती है, जिससे ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम रक्त के संपर्क में आने से बचता है, यानी बचाता है। एक हिसाब समझिए क्या होगा। देखिए, मैंने जब पढ़ी थी, आपके लिए पढ़ाया था अंतःस्रावी ग्रंथि में, तो अंतःस्रावी ग्रंथि थी वो हार्मोन्स निकालती थी, और जो बहिस्रावी ग्रंथि है ये एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है फ्रेंड्स? एंजाइम निकालती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो एंजाइम था वो डायरेक्ट रक्त में मिल जाता था, क्योंकि उसमें जो है रक्त जो डक्ट होती है, डक्ट यानी नली, वो नहीं होती थी। और इसमें नली होती है, इसमें नली होती है जिससे वो रक्त में ना मिल पाए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथि होती है, कौन कौन से उनके एंजाइम वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले लिखे लेक्राइमल ग्रंथि। जो लेक्राइमल ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, इसे जो आंख में पाई जाती है, इसे आंसू ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या फ्रेंड बोलते हैं? आंसू ग्रंथि। लेक्राइमल ग्रंथि जो होती है इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? आंसू ग्रंथि, यानी कि आंसू बनाती है, आंख में होती है। और क्या इसका काम क्या इसका करती है? आंसू बनाने का। ओके, लेक्राइमल ग्रंथि, इसमें एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम होता है। कौन सा होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है फ्रेंड्स? सोचिए क्या थे हमारी जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो आंसू निकलते हैं, आंसू में लाइसो एंजाइम होता है। आंसू में कुछ खारापन होता है, मतलब नमकीन स्वाद जैसा होता है, खारा होते हैं आंसू। आंसू कभी टेस्ट करना, खारा होता है। तो वो क्या करता है, जब हमारी आंखों से निकलता है तो बहुत से मतलब आंख सफाई कर देता है, और जो भी हमारे अंदर जो मतलब कीड़ा मतलब डस्ट हो जाती है, वो आंसू की सहायता से आंसू निकलते हैं, आंसू के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ओके, तो इसलिए फ्रेंड्स ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है आंख के लिए, आंसू बनाती है। दूसरी जो होती है मोबियन, मोबियन ग्लैंड होती है, ये भी आंख में होती है। कहाँ होती है? आंख में होती है। ये भी आंख में होती है, ये भी आंख में होती है। लेक्राइमल तो क्या बनाती है? आंसू बनाती है। लेकिन ये ग्रंथि क्या करती है फ्रेंड्स? मोबियन ग्रंथि होती है। ये फ्रेंड्स ऐसा है, जब आप सो जाते हैं ना, पहले मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों में देखा जाता है जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे और यहाँ पे साइड में सफ़ेद सफ़ेद एक सीबम जैसा, मोम जैसा लग जाता है, जिसे आमतौर पे कीचड़ कीचड़ बोलते हैं ना। कीचड़ नहीं, वो कीचड़ नहीं, नाली वाला, ये नाली वाला कीचड़ नहीं है। ठीक है, जो हमारी आंख में इस साइड में यहाँ पे जम जाता है, तो इसका ये जम जाता है मोबियन ग्रंथि के कारण। ओके, क्योंकि ये ग्रंथि स्राव करती है, इस वजह से ये जम जाता है। थर्ड नंबर आ जाए सेवेस्कस ग्रंथि। सेवेस्कस जो ग्रंथि होती है फ्रेंड्स, नाक में पाई जाती है, और नाक में ये कहते हैं तेलीय द्रव। कहाँ पाई जाती है? नाक में पाई जाती है। और तेलीय द्रव एक मतलब वो एक प्रकार का तेलीय द्रव, मतलब आप सोचिए जो जानवर होते हैं, जानवर की जो नाक जो होती है, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने तो शुष्क है। जानवर की जो नाक जो होती है, जो स्वस्थ जानवर होता है पशुओं में, तो उनमें नाक मतलब कुछ
हल्की सी नमी हो, मतलब नमी टाइप की होती, नमी रहती है उसमें नाक में, एक तरह लगातार पदार्थ जो स्रावित होता रहता है, नमी एक तेलीय द्रव जो होता है, एक लिक्विड है वो स्रावित होता रहता है सेवेज ग्रंथि से। इस वजह से उसकी नाक जो होती है, पशु तो जानवर जो होते हैं भैंस गाय, इनमें नाक उसकी चपचपी मतलब होती है, वहाँ पे आप देखेंगे। तो यदि वो नहीं होगी, तो स्वस्थ पशु की बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश डॉक्टर लोग होते हैं मवेशी वाले, वो जानवर की नाक देख करके, नाक पे देखते हैं द्रव वो है और चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ है, यानी वहाँ पे गीली गीली है, नमी है नाक में, तो सही है। और नमी नहीं है वो जान लेते हैं इसमें कुछ ना कुछ बीमारी है। ओके, ये तो काम रहा सीवेज का। अगली देखते हैं सेलेवरी। सेलेवरी ग्रंथि, सेलेवरी सलाइवा से नाम वजह से इसे लाल ग्रंथि बोलते हैं, मैंने लिख रखा है लाल ग्रंथि, चाहे लाल ग्रंथि बोलिए और चाहे तो आप सलाइवरी ग्रंथि बोलिए। सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा बोलते हैं लार के लिए, तो ये लार में पाई जाती है। और लार में फ्रेंड्स 3 एंजाइम होते हैं, टैलिन, एसोजाइम, एमाइलेज, और 2 एंजाइम लिखिए, एक फ्रेंड्स और होता है टैलिन, एमाइलेज, और शायद लाइसोजाइम भी होता है, लाइसोजाइम। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको जो शर्करा जो होती है, सॉरी शर्करा नहीं, जो स्टार्च जो हम खाते हैं खाना, उसको शर्करा में बदल देते हैं। किसे बदलते हैं? शर्करा में। और आपने देखा होगा जब भी खाना आप चबाते, खूब चबा चबा के खाएंगे तो खाना क्या कुछ मीठा, मतलब मीठा मीठा लगने लगता है। तो मीठा लगने लगता है इन्हीं वजह से, क्योंकि ये लार में एंजाइम होते हैं, उससे क्या करते हैं फ्रेंड्स, मीठा मतलब शर्करा में बदल देते हैं। 5वें नंबर आती है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, इससे रेनिन और पेप्सिन नामक हार्मोन्स निकलते हैं। अब रेनिन हार्मोन्स क्या करता है, जो दूध होता है, हम लोग दूध पीते हैं, दूध में प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन। कौन सी होती है फ्रेंड्स? केसिन। केसिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन। और ये प्रोटीन जो नारक प्रोटीन होती है वो पेप्सिन भी पचाते हैं, यानी पेप्सिन से पाचन होता है और रेनिन से भी पाचन होता है। ओके, इसके बाद और भी ग्रंथि बची हुई हैं, जैसे आपका हमारी बॉडी से पानी बाहर निकलता है जिसे बोलते हैं पसीना, जैसे शायद हमें हल्का हल्का सा निकल रहा है तो इसे बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि बोलिए या पसीना, पसीना की ग्रंथि, पसीना ग्रंथि। जो पसीना निकलता है, पसीना के थ्रू जो हमारी बॉडी में जो वाटर है, पानी जो है उसे बाहर निकालती है, तो वो होती है पसीना वाली ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि नाम से हम इसे पढ़ते हैं। ओके, और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रह जाता है, एक कान में भी होता है, जैसे हम कान में हड्डी, जो कान होता है, कान में एक जो क्या बोलते हैं उसे ठेठ, मतलब जो कान होता है ना, कान में जब निकालते हैं ना कान में, तो कुछ मतलब निकलता है, मोम जैसा पदार्थ होता है कान में। कान में एक जो ग्रंथि होती है, एक्सटर्नल ग्रंथि, हाँ, तो कान में ग्रंथि होती है सेरोमेन, जिस सेरोमेन नाम करके एक ग्रंथि होती है कान में। ओके, कहाँ होती है? ये कान में होती है। और ये किसका काम करती है फ्रेंड्स? जब हमारे कान में धूल के कण जब पहुंच जाते हैं, पर धूल मिट्टी पहुंच जाती है, तो उनको सबको मतलब इकट्ठा करके और एक मतलब जो खोखट जैसा, खोखट नहीं से ठेठ बोलते हैं ना हम तो अपनी भाषा में, उस नाम से आपने देखा होगा, कान नार्मल से निकलता है तो इस ग्रंथि से निकलता है। ओके, अगली ग्रंथि जो आती है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी ग्रंथि है। अभी देखिए, जब हम पढ़ रहे थे उसमें अंतःस्रावी में, तो मैंने सबसे बड़ी बता दी थी और उसमें सबसे छोटी। अब जो हम बात करेंगे कि सबसे बड़ी जितनी भी ग्रंथ हैं, अंतःस्रावी चाहे बाह्यस्रावी चाहे मिश्रित हो, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा काम है उसके। ओके, तो उसका नाम है लीवर। तो अंत तक देख रहिए लीवर के लिए, क्योंकि लीवर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब देखते हैं
लीवर के बारे में। लीवर इंग्लिश से बोलते हैं यकृत और जिगर, यानी इसके 3 तो नाम ही हो गए, लीवर, यकृत और जिगर। यकृत, लीवर, जिगर, ये इसका क्या काम होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो आप लिख लेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि। कैसी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी जितनी भी ग्रंथि हमने अभी पढ़ी है उनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ओके। और लीवर क्या करता है फ्रेंड्स? मतलब ये तो लीवर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। लीवर का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो होता है मीसोडर्म से। मीसोडर्म से लीवर का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे मीसोडर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ, अब फिर से सुन लीजिए। हम लोग जो मानव, मतलब हम जो इंसान मानव जो है, ये किस प्रकार की ट्रिप्लोब्लास्ट प्राणी है। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब जब हम लोग पैदा होने से, मतलब जब शुरुआत होती है तो हमारे अंदर 3 लेयर बनती हैं, उससे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। 3 लेयर बनती है, उनमें से एक लेयर होती है फ्रेंड्स मीसोडर्म। तो मीसोडर्म से क्या बनता है? यकृत बनता है। ओके। यकृत यानी लीवर या जिगर बोलते हैं। ओके। ये फ्रेंड्स क्या करता है? भ्रूणावस्था में, आरबीसी का निर्माण। भ्रूणावस्था यानी जब बच्चा भ्रूण में होता है तो आरबीसी का निर्माण वैसे तो होता है अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा क्या होता है? जो बड़ी बड़ी हड्डी होती है, जैसे ये हो गया और जांघ की हो गई, तो उसमें हड्डी में बीच में जो खोखली जो हड्डी होती है उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं ना। तो उस अस्थि मज्जा, अब बच्चा छोटा है तो उसमें अस्थि मज्जा तो होगी नहीं, तो उस टाइम पे जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। कहाँ हो जाता है फ्रेंड्स? यकृत में हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हेपेरिन से। हेपेरिन एक प्रकार का एंजाइम, यानी प्रोटीन, प्रोटीन होता है तो एंजाइम है। और ये कैसा एंजाइम होता है फ्रेंड्स? ये एंटीक्लोटिंग एजेंट होता है। एंटीक्लोटिंग एजेंट मतलब जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है। क्या करता है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का बनने से रोकता है। जैसे अब समझिए, इंसान भी क्या है, थक्का ना बने तो मुश्किल और थक्का बन जाए तब मुश्किल है। यानी देखिए, हेपेरिन क्या करता है? जब हम ब्लड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कट जाता हूँ बाई चांस, ठीक है, जब यहाँ से काटेंगे तो ब्लड क्या करेगा? बाहर निकलेगा। तो उस समय ब्लड बाहर निकलने के लिए थक्का नहीं बनेगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा, तो वहाँ पे तो थक्का बनना जरूरी है, लाभदायक है। सपोज करिए ऐसे ही बिगर कटे मान यहाँ पे थक्का बन गया, यहाँ पे थक्का बन गया, खत्म काम। क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं पर भी जब शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा तो जायज बात है कि मृत्यु संभव है। 100%, क्योंकि जब रक्त का थक्का बन जाएगा ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा और ए टू जेड मतलब एट लास्ट में मृत्यु हो जाएगी। तो हेपेरिन क्या करता है? मतलब रक्त का थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, एंटीक्लोटिंग एजेंट है, मैंने लिख दिया एंटीक्लोटिंग, यानी आप समझ सकते हैं रक्त का थक्का बनने से रोकता है। यानी कौन जाए कि रक्त का थक्का बनाने में, मतलब रक्त का थक्का ना बनाने, रक्त थक्का नहीं बनाने में सहायक होता है हेपेरिन। और अब ये बनाने मतलब बनाते कहाँ पे? एक चीज और समझिए, हेपेरिन क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे ये वायु संपर्क में आ जाता है तो तुरंत कैसा हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। जैसे यहाँ से कट जाते हैं तो डायरेक्ट वायु संपर्क में जाएगी तो हेपेरिन निष्क्रिय हो जाएगा। और अंदर है तो हेपेरिन कैसा? एकदम एक्टिव है, और एक्टिव रहेगा तो किसी प्रकार का जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी हमारे ब्लड में। ओके। और क्या करता है इसके बाद? एक पदार्थ निकालता है बिलिरुबिन पदार्थ निकलता है। ये क्या करता है? मल को पीला करता है। यानी बिलिरुबिन नामक पदार्थ निकलता है यकृत से, और ये क्या करता है फ्रेंड्स? इसको जो मल होता है उसको पीला करता है। ओके। अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया यानी NH3 को क्या बदल देता है? NH2
CONH2 यानी यूरिया। शायद बेस फॉर्मूला होता है, ध्यान नहीं, तो यूरिया लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे, शायद होगा भाई। ओके, तो यूरिया अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और ग्लूकोज को जो C6H12 और O6 जो होता है ग्लूकोज को किससे बदलता है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन में। किससे बदल देता है फ्रेंड्स? ग्लाइकोजन में। ओके, एक बात और बता दूं आपके लिए, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होती है रक्त शर्करा, क्या होती है फ्रेंड्स? रक्त शर्करा। यदि ये ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा तो एक रोग हो जाता है, वही डायबिटीज यानी जिसे शुगर बोलते हैं। ओके, तो इस मतलब यकृत क्या करता है, उसके लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ओके, और वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। वसा होती से कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है पित्त रस का श्रावण। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि पित्त रस का श्रावण यानी पित्त रस कहां से निकलता, सीक्रेट कहां से होता है? तो आप याद रखिए, जो पित्त रस होता है वो निकलता तो है यकृत से। अब आपका ऑप्शन होगा पित्ताशय, जानबूझ के ऑप्शन में पित्ताशय डाला जाता है, लेकिन पित्ताशय में क्या होता है? वो स्टोर होता है। क्या कहाँ होता है? पित्त रस जो होता है, जो बाइल जूस होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बाइल जूस। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बाइल जूस। जो बाइल जूस निकलता तो है यकृत से, लेकिन ये स्टोर होता जाके है कहाँ जाता है? गाल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। ओके, और इसके बाद एक जो पित्ताशय एक और होता है, कार्बोहाइड्रेट, अमोनिया हो गया, बिलिरुबिन हो गया, हेपारिन हो गया। बिलवाइडिन पित्त का प्रदान करता है, बिलवाइडिन। बिलवाइडिन करता है इसको, पित्त रस जो होता है उसको हरा रंग, पित्त रस कैसा? हल्का हरा और पीले रंग का होता है। ओके, जो पित्त रस होता है हल्का हरा और पीले रंग का होता है, तो एक बिलवाइडिन करके पदार्थ होता है जो उसके लिए जो पित्त रस उसका हरे रंग में मतलब हरा रंग देता है। ओके, तो आई होप आपके लिए क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मतलब एक गुजारिश बहुत ही कर रहा हूँ आपसे कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, और नहीं किया पहले कर लिया, नहीं किया तो कर लें, और मतलब शेयर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ओके, मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।